नमस्कार, संजीव चंदन मेरे साथ है मनोरमा। मनोरमा, आपका स्वागत है। और अभी कुछ देर में हमारे साथ जो भी आउटसाइड पैनलिस्ट जुड़ेंगे उनका भी स्वागत होगा। एक वहाँ मनोरमा जो खबर है कि जो पहलगांव में मारे गए लोगों में एक बिहार के भी जी मनीष रंजन जी रोहतास के रहने वाले हैं। जी हमारे रोहतास मूल के थे, उसके बाद बंगाल में उनका, और जिस तरह की खबरें मतलब लोग वेरीफाई हुए बिना लोग चला देते हैं। आईबी के ऑफिसर बता रहे हैं, लेकिन वो एक्साइज ऑफिसर जो ऑफिशियल लिस्ट जारी हुआ है उसमें वो एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे उनको बताया गया है। लेकिन देखिए, भारतीय नौसेना का एक अधिकारी, जो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स सोर्स है, और एक खुफिया ब्यूरो के अधिकारी और एक अमेरिकी आधारित तकनीकी विशेषज्ञ, ये और उसके अलावा विभिन्न राज्यों के अलग अलग, कर्नाटक से भी 2 लोग हैं जिनकी इस हमले में जान गई है। इंदौर के हैं, पहलगाम के सैयद आदिल हुसैन साहब ही हैं जी। बिहार वाले जो मनीष रंजन है उनका वो एक्साइज इंस्पेक्टर सूची में दिया गया है। लेकिन देखिए क्या मैं राजनीति के हिसाब से डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को चुन करके मारना, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मारे गए सारे लोग हिंदू ही क्यों होते हैं, जबकि उन्हीं की डबल इंजन की सरकार तो कह सकते हैं। और डबल इंजन की क्या, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलिए। ट्रिपल इंजन इन द सेंस कि जम्मू कश्मीर में भी, पहलगांव में भी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। उन्हीं का, संजीव जी, उन्हीं के बयान के बाद मुझे याद आया कि कैसे 90 के दौर में जब अलग अलग आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, और 2000 के समय में भी, तो एक एसएमएस घूमता था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता। एग्जैक्ट विजय सिन्हा ने यही स्टेटमेंट उसको दारा कि मारे गए लोग हिंदू क्यों होते हैं। और तो ये ट्रेनिंग का मामला है। आरएसएस की जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत आश्चर्यजनक बात होती नहीं है। लेकिन देखिए 2-3 चीजें बिहार के नेताओं के प्रसंग में हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो ये कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री, ये संतुलित बयान दे रहे हैं और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपने बयानों को देखा होगा। लेकिन कोई पूछे जीतन राम मांझी जी से, वो ठोक के मारेंगे आदि इत्यादि की भाषा में बात कर रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। या बात करे कोई चिराग पासवान से, इनसे ये अपने गृह मंत्री को क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं। आइए, अमित शाह जी का तो इस्तीफा याद होगा आपको, 26/11 जी, हाँ 26/11 में 26/11 ही था ना, जो आपका मुंबई बिल्कुल। और वहां शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था। तो अमित शाह जी का इस्तीफा बनता है, बिल्कुल बनता है। और तब उनका दावा रहा था 370 को हटाने के पीछे जो था, उसमें ये सब बातें तो थी ना कि कश्मीर जो है आतंकवाद का गढ़ बना दिया है, और ये हम 370 हटाने के बाद इसको रोकेंगे, और इस तरह की बातें जो है वो बड़े बड़े दावे किए गए। तो 370 हटा दिया, और उसके बाद से क्या कहते हैं, और एक आधिकारिक तौर पर उन्होंने आंकड़ों के साथ बार बार इसको पेश किया, दावा किया कि कश्मीर में जो है आतंकवादी घटनाएं नियंत्रण में कर ली गई हैं। आंकड़ों में था कि घटनाएं कम हुई हैं, स्टोन पेल्टिंग से लेकर के तमाम घटनाएं कम हुई। तो उनकी वजह कुछ और हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस तरह के जो कश्मीर में किसी को जाने नहीं देना, टूरिस्ट का नियंत्रण करना, सब कुछ। लेकिन जब आपने खोला, टूरिस्ट को बुलाया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी थी ना सुरक्षा सुनिश्चित करने की। बिल्कुल। आप जब बंदूकों के घेरे में आपने रख करके लोगों को आपने कहा कि बड़ी यहाँ शांति है। अब आप जब आपने खोला है, सैलानी वहां जा रहे हैं, तो सवाल, मोहम्मद जमालुद्दीन जुड़ चुके हैं और बरसाती लाल वर्मा जुड़ चुके हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन कह रहे हैं कि वो हम लोगों का प्रोग्राम सऊदी से देखते हैं और उन्हें ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। तो ये है।
तो और यहाँ पर हमको ये भी याद रखने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेट ब्लैकआउट है कश्मीर से ज्यादा कहीं पर भी नहीं हुआ है। वो दुनिया का सबसे उस तरह से जो ह्यूमन राइट्स कर्व करने वाले जो जगह आते हैं या इलाका आता है उसमें कश्मीर का नाम है। और इंटरनेट को लेकर के जो है ताकि कम्युनिकेशन बाधित रहे, तो आपने सब कुछ किया था वो नियंत्रित करने के लिए। वो वहां के लोगों पे एट्रोसिटीज थी या आप सुरक्षा के नाम पर इसको कह रहे थे। तो जब आपने पर्यटकों के लिए इसको खोला बुलाया तो वहां पर क्यों नहीं थे? पहलगाम घाटी में उस वक्त में अगर सुरक्षा कर्मी होते तादाद में, अच्छी खासी तादाद में, तो एक दो जान जा सकती थी, बाकी लोग उसके बाद उनका एक्शन शुरू हो जाता तो बाकी लोग बच जाते। इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। उसके साथ साथ अब देखिए इतने सालों से जो भाजपा के नैरेटिव पे बोलने वाले लोग रहे थे, जैसे जीडी बक्सी टाइप के लोग, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं 1,85,000 से ज्यादा जो है फोर्सेस कम की गई हैं। इसका जवाब कौन देगा? और देखिए ये एक मेजर सवाल है। आपने अग्निवीर जैसी योजना ला दी, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इनके लिए ये है कि बस कोई या तो मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है, इस देश को चला वही रहा है, या फिर कांग्रेस और नेहरू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस पर ये बात। और बिहार चुनाव में इसका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। और नहीं, इसलिए भी मैं एक बात खास तौर पर रेखांकित करके कहने वाली हूँ, इसका बहुत मतलब है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है। जब आज तक अशरफ वानी वस्तु स्थिति का सही आकलन दे रहे थे तो उनको हटा दिया गया। श्वेता सिंह एंकर थी, इसकी चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है। एएनआई ने क्या किया, अभी जब असली में घटना बता रहे थे लोग, तो एएनआई ने उनका माइक ऑफ कर दिया और उन लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो उस वीडियो में नहीं है। अमित शाह से जब लोग शिकायत बोल रहे थे तो वीडियो की जो वॉइस है वो खत्म कर दी गई, वो प्रतिक्रियाएं नहीं है। ये सब क्या संकेत कर रहा है? आप जो है उसके बाद फिर भी कहीं कहीं से आ रहा है कि लोग जो है कश्मीर के कैंडल लेकर के मार्च को निकले रात को, और वो इस चीज की पूरी आलोचना कर रहे हैं। और पूरे बल्कि लोगों ने जानें बचाई हैं वहां, और कई सारे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं कि जो है, देखिए ये वही सवाल है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती। पुलवामा वाले मामले में देखिए आज डीएसपी देवेंद्र कहाँ है? उस पर तो कोई ये चार्जेस नहीं लगे, देशद्रोह के चार्जेस नहीं लगे। लेकिन इसका असर देखिएगा मनोरमा, बिहार में जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल, ये संयोग है क्या कि जब पुलवामा होता है उसके बाद 2019 का जो है वो चुनाव होता है, ठीक है, उसके बाद 2024 में दूसरे चुनाव में आप आ जाते। पुलवामा का जो रहस्य है वो अनुत्तरित है, उसके सवाल अनुत्तरित है। कौन दोषी है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं है लोगों को। तो मतलब आप इस तरह से आप सुभाष चंद्र बोस का रहस्य खोलने लगते हैं, वो आज तक नहीं खुलता। आप रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालने वाले होते हैं, नहीं डालते हैं। 15 लाख भी नहीं आता है। पुलवामा भी आप जो आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की बात करते करते मणिपुर सुलग रहा है, आप उसको एक अनसुलझा हुआ जो एकदम उलझा करके जैसे कोई नहीं करते, लेकिन इसका बिहार में बड़ा इम्प्लीकेशन होगा और करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चुनाव लेट है, देखिए कुछ कमेंट्स भी हैं आज, चूंकि थोड़ा जल्दी हम लोग बंगाल पे, इसीलिए बंगाल को भी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो घटनाएं बढ़ाई गई हैं वो यही हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बंगाल सटा हुआ राज्य है बिहार से, और बंगाल का खुद का चुनाव। और एलआर भारती कह रहे हैं पुलवामा कांड और पहलगांव कांड की जांच हाईकोर्ट की जज से होनी चाहिए, जिसका फेल्योर है, किसकी साजिश है। आज तक तो पुलवामा कांड पर कोई जांच हुई नहीं खास उस किस्म से कम कई सारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। सबसे बड़ा मसला जो जो डीएसपी देवेंद्र सिंह जो अरेस्ट हुए थे, उनकी भूमिका क्या थी, आज तक उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला। मोहम्मद जमालुद्दीन कह रहे हैं कि आप अच्छी बात करते हैं बिहार को लेकर के, बोलते हैं, और कांग्रेस को बिहार में दलित और मुस्लिम वोट मिलने वाला है, बढ़िया है। आरजेडी मुसलमान को ये रोहित कुमार गुप्ते बड़ा दुखी आत्मा है, ठीक है, अच्छी बात है। राधे कृष्ण गुप्ता है, अच्छी बात है। पूछिए अमित शाह जी से इस्तीफा कब देंगे। आतंकवादी मुसलमान थे, आतंकवादियों का तो कोई ना कोई आप प्रैक्टिसिंग कुछ तो होंगे ना शर्मा जी, आपका भी कोई धर्म होगा। मारे गए लोगों में भी जो दूसरे नंबर की सरकार ने, अमित शाह जी ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें आदिल हुसैन शाह मुसलमान भी थे। बिल्कुल, कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या
जी, और वो पहलगाम से ही थे वो। जी। चलिए, केसी वेणुगोपाल जी का फोटो लगा के, कोई केसी वेणुगोपाल जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नायडू देश में सबसे बड़े आतंकवादी हैं, उन्हीं दोनों की वजह से लोगों की जान जा रही है। चलिए, अच्छी बात है केसी वेणुगोपाल जी, यदि आप हैं तो आप भी जरा कांग्रेस को ठीक कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आजकल नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, जो अभी फिलहाल वो भाजपा के साथ जाकर जिन मुद्दों पर कर रहे हैं, हालांकि वहां भी वो लाइन, लेकिन ये वो मंत्री लेकिन रहे थे नीतीश जिनकी कुमार की नैतिकता रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। नहीं नहीं, उनकी नैतिकता हुआ करती थी जब रेलवे मिनिस्टर थे। उन्होंने रेल रफीगंज वाले दुर्घटना के समय याद करिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वो नहीं, इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की नैतिकता, यहाँ पे तो सवाल बनता है ना कि भाई डिप्टी सीएम आपका फर्जी नैरेटिव जो आरएसएस के लोगों का और जो बीजेपी आईटी सेल का नैरेटिव है, वो उस नैरेटिव पे स्टेटमेंट देना, वो जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, है ना। तो ये है, और यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं जो सब कुछ चुपचाप देखते हैं, चुपचाप देखते नहीं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं मुकेश जी। अब बिल्कुल। उसका क्या किया जाए। इसके ऊपर अपनी राजनीति को जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं, ये हर बार है। अगर होता, हम इसका पूरा एक पैटर्न देख रहे हैं। मैं अब बिल्कुल निजी तौर पे, एक पत्रकार के तौर पर भी बिल्कुल मैं अब इसको लेके क्रिटिकल हूं। ये पूरा एक पैटर्न के तहत भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पॉलिटिकल माइलेज हर बार लिया जाता है। और अगर अब ऐसा इसमें नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो तमाम जो घटनाएं हुई थी उसकी पूरी रेशे रेशे की जो है जांच और पब्लिक डोमेन में वो आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे प्रश्न तो उस समय पुलवामा का अनुत्तरित है, लेकिन खैर विपक्ष भी थोड़ा शर्मा शर्मा के बात करता है। अब देखना यह है कि ये जो पहलगाम का मामला है उसमें किस तरह से इसको जनता के कॉन्साइंस में कम से कम अमित शाह के फेलियर के तौर पे, गृह मंत्री हैं वो, क्योंकि हम फिर हिंदू दोहरा मुस्लिम दें का, कि क्योंकि देखिए संजीव जी, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देकर करके पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। आज देखिए कितने सारे प्रगतिशील लेखक, वो तमाम लोग जो एक अपना प्रगतिशील चेहरा लेकर के एक सेकंड में जो है मुसलमान के उसमें आतंकवाद और मुसलमान को जोड़ करके एंडोर्स करने के उसमें आ गए। बिल्कुल। तो क्यों ये इतनी 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 पतली तलवार की धार, एकदम तुरंत, जैसे तलवार की धार नहीं कहेंगे, एकदम मतलब पतली सी रेखा खटाक से एक घटना हो रही है, उसके पॉलिटिकल और सब कुछ आप जान रहे हैं, और आप तुरंत जो है मुसलमानों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। जी, केसी वेणुगोपाल वाला जो हैंडल है यूट्यूब का, वो बाकी तो भाषा चाहे जो हो, गद्दार वगैरह वाला, लेकिन एक बात जरूर वो ठीक कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक को बहुत सारा सच जब पता है तो सच को कह देना चाहिए। वो उस समय गवर्नर थे, आज तक वो जिस तरह बाद में उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया था, वो जो है विपक्ष जांच करने के लिए आंदोलन करे, यह भी कोई संजोग है जैसे घटना होती है तब पीएम दिल्ली के बाहर होते हैं, इस बार तो देश के बाहर हैं, वापस आ रहे हैं वो। सत्यपाल मलिक जी ने संकेत तो दे ही दिया था, जो है उसी से जो है सरकार असहज होने लगी थी, लेकिन हाँ उसके बाद अभी ये है कि वो पूरी तरह से तफसील में वो अभी तक उन्होंने भी नहीं दिया है। जी, तो ये है, आप रात में और इस पर और रात में इस पर और गंभीरता से बात करने वाली हैं, क्योंकि ये हम लोग एक ये राउंड अप हमारा प्रोग्राम है, हम लोग कुछ खबरों पे बात करते हैं, कुछ साथियों से भी चाहते हैं कि उसमें इंटरवेन करें। तो बरसाती लाल वर्मा ने जो अभी बात कही है, लालू जी से बात करते हुए, लालू न्यूज जो है उनके साथ, तो उसमें उन्होंने जो बात कही है कि लव कुश कितने प्रतिशत हैं, 7-8, और इतना 7-8 भी नहीं है मिला करके, लेकिन वही है मनोरमा। देखिए आज एक खबर और भी है, बरसाती लाल वर्मा के बहाने हम लोग बात कर लें, और वो मुख्यतः वो हमारा आज हेडर भी है कि गोपाल मंडल हैं जेडीयू के विधायक, गोपालगंज से आते हैं, भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से आते हैं, बड़ी सुर्खियों में रहते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से, कभी नाचते हुए, थोड़े दिनों पहले अपने नृत्य के कारण वो चर्चित हुए थे, नृत्य के लिए, होली के गीत गाने के लिए और तमाम तरह की चीजों के लिए वो जाने जाते हैं, अपनी शैली के हैं। और पिछले दिनों जब थोड़ी हलचल थी पटना में, सरकार बचने बचाने की बात थी, नीतीश कुमार ने जब इधर से उधर हुए थे, मतलब इंडिया से एनडीए की तरफ, तब गोपाल मंडल आंखें दिखा रहे थे,
और गोपाल मंडल आरजेडी की तरफ जाने की बात कर रहे थे। तब ये कहा जा रहा था कि वो रुपौली सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। वही गोपाल मंडल हैं जो कह रहे हैं कि निशांत नहीं आए तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। सच कहा है मोहम्मद? मतलब वो गोपाल मंडल है, उनकी अपनी जो विश्वसनीयता है वो भले संदिग्ध हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें तो जो बाकी हम लोग भी लगातार कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि जेडीयू में जो है दूसरे रिंग का जो है नेता, दूसरे पंक्ति का नेता कोई उस तरह से उभरा नहीं है, और जो उभरा भी है वो पूरी तरह से भाजपा के फोल्ड में। अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं, जेडीयू खत्म होती है, तो उनका मतलब सेकंड नहीं लगेगा उनको औपचारिक रूप से मतलब औपचारिक रूप से घोषणा करने में कि वो भाजपा के साथ है। ललन कुमार का ही नाम लेंगे ना नीतीश कुमार के बाद से, तो वो तो सीधे सीधे वैसे भी भाजपा के फोल्ड में दिखते हैं। और कौन सा नेता है? ललन सिंह की बात आप कर रही हैं? हाँ, ललन सिंह है, सम्राट चौधरी है, तो ये लोग ये इस तरह के नेता जो है। अब किसकी बात कर रहे हैं? ललन सिंह जेडीयू में है, सम्राट चौधरी जेडीयू में नहीं है ना, बीजेपी में। बीजेपी है नहीं, मतलब ठीक है, वो भी उसी से है। मैं ललन सिंह की बात करूं, ललन सिंह सबसे प्रभावशाली नेता है अभी के टाइम में जेडीयू के, नीतीश कुमार के बाद। जेडीयू में कोई प्रभावशाली नहीं है, जेडीयू में नीतीश कुमार ही। वो गोपाल मंडल जो कह रहे हैं वो कायदे से एक बात तो सच कर रहे हैं, उसमें वो एक बात और कह रहे हैं बड़ा। दरअसल होता क्या, देखिए गोपाल मंडल वगैरह जो है वो अपने कई कारणों से नेशनली उनकी चर्चा जरूर हो जाती है, लेकिन वो ज्यादातर अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। तो वो अपने भागलपुर को, अपने विधानसभा को, अपने लोगों को, तो वो कहते हैं कि पटना में बड़ा ये है और निशांत को तो हमने ही लाया है, निशांत तो हमसे। तो ऐसा लगता है कि पूरी बातचीत में बोस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना में हम पावरफुल नहीं करते रहते हैं। नहीं, उन्होंने इसमें जो ये कहा कि मतलब मैं उनके करीब हूं और मैंने ही ये बात लाई है कि निशांत कुमार जो है वो जेडीयू के अगले, भले वो चुनाव लड़े ना लड़े, मुख्यमंत्री बनने की बात तो खैर काफी दूर की है, चुनाव नहीं लड़ने की संभावना के बावजूद जेडीयू को अगर इंटैक्ट रख सकता है कोई इसको, और उसमें वो एक मुख्य कंसल्टेंट के तौर पर जो है अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जेडीयू में दरअसल वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, लेकिन बात तो सही ही कही है उन्होंने लेकिन कि यदि नीतीश कुमार चले गए तो फिर भगदड़ मच जाएगी। नीतीश कुमार यदि आउट ऑफ पॉलिटिक्स हुए, दूसरी पंक्ति के नेता नहीं है जेडीयू में। और जेडीयू का जो वोट आधार है वो वोट आधार मतलब एक जाति का चेहरा चाहिए, जैसे नीतीश कुमार चेहरा एक रहे हैं, तो उसके बाद से निशांत कुमार वो चेहरा साबित हो सकते हैं उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में जेडीयू के पक्ष में। इसकी बात हम लोग लगातार पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने श्रीकाल पे भी कई बार ये बात कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए 26/11 की बहाने बात कर रहे हैं अभिनव भारत और कर्नल पुरोहित का जो मामला है वो उसको लेकर के वो बता रहे हैं, और बता रहे हैं दरअसल हु किल्ड करकरे, तो है ये बात तो है उसमें। प्रज्ञा, अब तो प्रज्ञा ठाकुर थी ना, प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद, तो अब तो सांसद भोपाल ने चुन करके दे दिया और दिग्विजय सिंह को हरा दिया। दिग्विजय सिंह को हराया नरेंद्र मोदी। तो ये एक जो मिला जुला नेक्सस दिखाई पड़ता है पीछे से, लेकिन ये लोग शोर बहुत करते हैं, शोर और हंगामा इतना होता है कि इस बार हंगामे में अच्छा है कि ये लोग इस्तीफा नेता प्रतिपक्ष का नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन ये मेजर सवाल है कि तब कर्नल पुरोहित हूँ या अभिनव भारत संस्था के जो भी भूमिका हो, या सामने से कम चलिए अटैक था, तो उस समय के गृह मंत्री ने मनोरमा इस्तीफा दे दिया। सवाल सबसे बड़ा है कि गृह मंत्री इस्तीफा कब देंगे, या इंतजार है कल बिहार में नरेंद्र मोदी। तो ये इस्तीफा मांगने वालों में मीडिया भी उस वक्त था ना। आज देखिए, अगर रॉबर्ट वाड्रा ने एक ये बयान दे दिया कि मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो हेडिंग चलता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम हमले पर विवादित बयान दिया। ये कौन सा, हम भी बोल रहे हैं, सब नहीं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी कम बड़ी चीज नहीं है। जब उनको सीबीआई ईडी बुलाती है तो उनको वो कहते हैं कि हम चूंकि मुसलमानों की बात करते हैं, बंगा और गरीबों की बात करते हैं, तो वो अलग चीज है। ये पूरे खेल में प्रसंग अलग है। देखिए, आपने श्वेता सिंह का नाम लिया, लेकिन अरुण पुरी भाई, वो चीजें जो नहीं, इस्तीफा ना मांगने का जिम्मेवार तो अरुण पुरी है ना।
नहीं, मैंने रॉबर्ट वाड्रा का बस एक प्रतीकात्मक नाम लिया। इस तरह का बयान आज जो भी दे रहा है या जो भी देगा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा डायरेक्ट किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उसके बहाने प्रियंका गांधी पे चोट की जा रही है, ठीक है, कि ये विवादित बयान। लेकिन आज जो इस घटना के बाद से जो भी मुसलमान के पक्ष में खड़ा होगा, उसको ये लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं। ये होगा। और देखिए मनोरमा, मुझे चूंकि अभी तुरंत निकलना है बाहर के लिए, तो आज लंबी बातचीत हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इंतजार रहेगा हमें। कल मुख्य प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, बिहार कनेक्शन से ही हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। बिहार से मनीष रंजन, बिहार, हालांकि वो रहते बंगाल में थे लेकिन बिहार के रहने वाले थे, एक्साइज इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। तो खैर कल आएंगे मधुबनी में। नहीं, जाते जाते एक और बात मैं कहूंगी कि सैयद हुसैन के बारे, जब भी कश्मीर के बारे में बात करें तो सैयद हुसैन एक जो वहां पर मारे गए हैं, उनके बारे में ये बात भी होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने राइफल छीन करके और प्रतिरोध किया था। और बड़ी निर्लज्जता से वैसे लोग जो हिंदुओं के मारे जाने को लेकर कन्विंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि लड़ते हुए मारे। अरे मारा गया लड़ते हुए तो मुसलमान मारा गया ना। क्यों बात करते हो यार? हिंदू धर्म के लिफाफे से बाहर सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर सब जो है धर्म से ज्यादा। हमने तो अब बात कही ना कि किसने वो जो वहां तो धर्म पूछ के नहीं मारा, आरा में तो जाति देख करके मारते हैं ना, टोला मोहल्ला से पता चलता है। लेकिन खैर मैं कह रहा था, चूंकि मुझे निकलना प्रयागराज में जो अभी इलाहाबाद में जो दलित की हत्या हुई, अभी जो माफ करेंगे कुछ लंबी हो जाएगी। और बलात्कार वाला जो मामला था यहाँ उत्तर प्रदेश का, जिसमें अभी फिर कई घटनाएं हैं सासाराम में और कई जगहों पे घटना है, बिल्कुल। लेकिन माफ करेंगे आप, सूची लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें देखना यह है कि कल प्रधानमंत्री का आंसू कैसा रहता है, आंसू का रंग कैसा रहता है, आंसू का स्वाद कैसा रहता है, क्योंकि स्वाद लेने के लिए भी भाजपा के लोग आसपास में जरूर रहेंगे। सबसे ज्यादा आंसू का स्वाद कोई प्राप्त करेगा तो अरुण पुरी करेगा। मैं श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए कि वो नौकरी बजा रहे हैं। मुख्य मामला मीडिया घराने में लगी हुई पूंजी और उनके इंटरेस्ट का है। बात यदि एएनआई की होगी तो उनकी मालकिन की जरूर होगी, स्मिता पाटिल की जरूर हो सकती है। क्या नाम है? स्मिता पाटिल या स्मिता प्रकाश। थोड़े दिन आप काम भी बहुत ही काबिल अभिनेत्री थी, काम भी कर चुकी हैं। तो स्मिता प्रकाश की बात, तो कुल मिलाकर के कल नरेंद्र मोदी बिहार में ही रोने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 4 बजे इस प्रोग्राम के लिए। 11:10 पे जो मिलते हैं वो तो मिलते हैं, और 9 बजे मनोरमा इस विषय पे खास करके पहलगाम के मसले पे डिटेल बातचीत करेंगे। मनोरमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आउटसाइड पैनलिस्ट सारे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे आज सवाल नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी निकलना है। नमस्कार।